तो देखो हमारा जो इस क्लास का कॉन्सेप्ट है वो ये है, बलवन की उपलब्धि या कह सकते हैं बलवन का मूल्यांकन। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अभी इस क्लास के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा पूरा बलवन का, जैसा कि आप देख भी रहे हैं सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अब लास्ट में हमको जो पढ़ना है वो है बलवन की उपलब्धि और मूल्यांकन, यानी कि इसमें जो मैं थॉट बताऊंगा या फिर जो भी मेरे इसके वीडियो के माध्यम से जो विचार होंगे उसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि बलवन किस प्रकार के शासक थे, बलवन ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश है उसमें अपने साम्राज्य की रक्षा की। इन सब चीज़ों पर मैं इस कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। बमुश्किल 10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लें, फिर मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाला कोई भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बलवन जो थे एक नॉर्मल दास थे पहले, जैसा कि मैं पहले पढ़ाया तब बताया, कई बार बता चुका इस चीज़ को, ठीक है। अब दास किसके थे बलवन, तो मैं पहले ही आपको बताया है कि इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था या कह सकते हैं एक दल बनाया था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान ए चहलगानी जो चालीसा दल था उसमें से ही एक सदस्य थे बलवन, जो कि किसके दास थे, मोस्टली इल्तुतमिश के दास थे, ऐसा कह दो, ठीक है। तो इनका एक दास के रूप में शुरुआत हुई थी और आगे आप देखेंगे अभी जैसा हम पढ़ के निपटे हैं तो ये एक शासक के रूप में आगे चलकर एक शासक बने। और शासक की अवधि आप जानते ही हैं, याद होना चाहिए शासक की अवधि क्या है, कि बलवन की जो अवधि है वो 1265 से कह सकते हैं 1287 या 1266 से 1286 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बलवन एक बाद में जाकर दास होते हुए शासक बने। और ये बात मैंने कुछ दिन पहले एक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया कि कभी पूछेगा किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है कि एक मलिक होते हुए बाद में खान बन गए या फिर शासक बन गए, कौन, बलवन। तो ये कहा है एक इतिहासकार इसामी। और इसामी की जो फेमस पुस्तक है वो हमेशा याद रखनी है, आपको पूछी जाएगी एग्जाम में, जिसका नाम है फुतूह-उस सलातीन। ये याद रखना, पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि बलवन का जो साम्राज्य रहा उसके दौरान, चूंकि हम उसका मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बलवन का अगर हम देखें तो बलवन ने, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि एक सिजदा एवं पाबोस एक प्रथा की शुरुआत की थी, जो कि जिसके अंतर्गत घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना होता था और पाबोस और जो कि शासक का पैर चूमना होता था। तो इस ऐसी नई प्रथा की शुरुआत बलवन के द्वारा की गई अपने साम्राज्य के दौरान। इसके अलावा अगर हम देखें, बलवन ने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए, या कह दो बलवन जो पूरा बलवन का जो साम्राज्य है उसके जो गतिविधि हैं उसको पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक जो पहले बनाया गया वो था तुर्कान-ए-चहलगानी, यानी कि संगठन जिसके खुद स्वयं बलवन सदस्य थे, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तुर्कान-ए-चहलगानी जो चालीसा दल था उसका विनाश किसके द्वारा किया गया, बलवन। अच्छा, बलवन ने क्यों किया इसका विनाश, चूंकि हम मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बलवन ने, चूंकि बलवन एक महत्वाकांक्षी शासक था, बलवन एक महत्वाकांक्षी शासक था। बलवन महत्वाकांक्षी का मतलब है कि बड़े बनने की इच्छा रखने वाला। तो इसीलिए चूंकि वो जानते थे, क्योंकि स्वयं वो तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्य रहे, तो वो इस बात को जानते थे कि ये शासक के दौरान जो ये संगठन है ये कहीं ना कहीं शासक के लिए सही नहीं है। क्योंकि वो दरअसल में अंतर क्या था कि जो शासक है उसकी जो मेन पावर है उसको अपने हाथ में रखते थे, कौन, तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्य। तो बलवन इस बात को भली भांति जानते थे। तो इसीलिए बलवन ने सबसे पहले तुर्कान-ए-चहलगानी जो चालीसा दल है उसका विनाश किया अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इनका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने साम्राज्य के दौरान जो भी विद्रोह हुए, बलवन के साम्राज्य के दौरान या बलवन के शासन के दौरान,
चाहे दिल्ली में मेवातियों का विद्रोह हो, चाहे रोहिलखंड में कटेहरों का विद्रोह हो, ठीक है, सबका दमन उन्होंने एक नीति जो उनके द्वारा चलाई गई, लोह एवं रक्त की नीति या रक्त एवं लोह की नीति, उसके द्वारा किया। यानी कि सीधी सी भाषा में मैं ऐसा समझ सकते हैं, सभी ध्यान देंगे कि बलबन ने अपने साम्राज्य के दौरान जो भी विद्रोह हुए, चाहे वो विद्रोह किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, उसको दबाने के लिए जो नीति बनाई उसको रक्त एवं लोह की नीति कहा गया, और जिसके अंतर्गत सीधा सीधा अपने शत्रु को मार देना था, ठीक है, यानी कि खून बहाना और मार देना। और इस नीति में वो भली भांति कामयाब भी हुए। कौन? बलबन, क्योंकि वो इस लेवल पे इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हुए और अपने साम्राज्य की रक्षा भी कर पाए। कई प्रकार की ऐसी नीतियों से उन्होंने अपने गुलाम वंश की रक्षा की। इसीलिए कई बार आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो आगे तक भी है, गुलाम वंश का सबसे ताकतवर शासक कौन था? बलबन, याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें गुलाम वंश में, चूंकि कई सारे शासक हमने पढ़े हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी पढ़े हैं, इसके बाद इल्तुतमिश भी हम पढ़े, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी पढ़े, इसके बाद रजिया सुल्तान भी पढ़े, इसके बाद बहराम शाह भी पढ़े, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह भी पढ़े, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद भी पढ़े, उसके बाद बलबन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बलबन पहले ऐसे शासक थे, पहले। अब चूंकि पहले वाला क्वेश्चन को ज़्यादातर आमतौर पर जो परीक्षा एजेंसी होती हैं वो पुट कर देती हैं। पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग बनवाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्ग बनवाए। ये सवाल आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आज बता रहा हूँ, याद रख लीजिए सीधा, कि गुलाम वंश का वो पहले कौन से शासक थे, या वह कौन से शासक था जिन्होंने मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए सबसे पहले गुलाम वंश में दुर्ग बनवाए थे। दुर्ग अर्थात किले। बलबन। तो बलबन ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए गुलाम वंश में सबसे पहले दुर्ग बनवाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ध्यान करके कि क्योंकि उनका दुर्ग बनवाने का उद्देश्य क्या था, वही सुरक्षात्मक रवैया, वही सुरक्षा की जाए अपने साम्राज्य की, ठीक है। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है, कई बार पूछेगा। और बाकी मंगोल आक्रमण के विषय में आपको मालूम ही है, जो 2 स्टेप में पहले बता चुका, बेहद इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिए जाएंगे कभी भी। पहली बार मंगोल भारत में 1221 में देखे गए, इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। चंगेज खां उस समय आए थे और उनका मूल नाम था तैमूचिन, ठीक है। किसका पीछा करते हुए आए थे? जलालुद्दीन मांगबर ने। इतना याद रखना। अगर पूछे पहली बार आक्रमण किसके समय में हुआ, तब अब सवाल का आंसर कुछ और है, वो देखे गए थे। अब पूछेगा पहली बार आक्रमण, मंगोल आक्रमण पहली बार किस शासक के समय में हुआ, तो बहराम शाह के समय में हुआ था, सन 1241 में, तायर के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। ध्यान रखना, कई बार पूछेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। और उस समय मुल्तान का शासक कौन था? कबीर अयाज, इस तरीके से उसका नाम था, ठीक है। तो बलबन के अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ध्यान रखना है, तो ये जो बलबन का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 और लास्ट पॉइंट इस वीडियो के ये हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लिए भी नए हैं। बलबन ने अगर हम बलबन की बात करें तो बलबन ने एक नए उसकी शुरुआत की थी। अगर चूंकि अपने साम्राज्य की वो देखभाल करना बेहतर तरीके से चाहते थे, ऐसा शासक भी है, तो उन्होंने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की, यानी कि कुछ गुप्तचर अधिकारी की। ऐसा ध्यान रखना, गुप्तचर अधिकारी। और ये आपसे पूछा जाएगा, उनको कहा जाता था बरीद। आपसे कई बार एग्जाम में पूछेगा कि बरीद कौन थे? बरीद एक गुप्तचर अधिकारी थे जो गुलाम वंश के दौरान थे। ध्यान रखना प्रॉपर, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, याद रखना। बरीद कौन थे? गुप्तचर अधिकारी। ये इसलिए बनाए गए बलबन के द्वारा ताकि साम्राज्य की जो वैसी जानकारी है जिससे साम्राज्य सही चले, भाई गुप्त जानकारी है, वो मिलती रहे। इसके अलावा एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के ये पहले सुल्तान भी हैं जिन्होंने
सबसे पहले सैनिक विभाग की स्थापना की? यहाँ थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, क्या थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इससे पहले भी सेना थी, अन्य सैनिकों के साथ भी तो सेना ही थी, और सॉरी शासकों के साथ। लेकिन बलबन ने क्या किया, बलबन ने एक प्रॉपर मिलिट्री विभाग बनाया। और आपसे सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए कैसे आने वाला है, कि गुलाम वंश के वे पहले कौन से शासक है जिन्होंने सैनिक विभाग की स्थापना की? तो सबसे पहले सैनिक विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई, यानी कि प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाना बलबन के द्वारा, और उसको नाम दिया गया दीवान ए अर्ज। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा दीवान ए अर्ज क्या था, तो आपको याद रखना है यह एक सैनिक विभाग था, यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट। सबसे पहले गुलाम वंश ने किस शासक ने बनाया था? बलबन, ठीक है। और ऐसे ही एक गुप्तचर अधिकारी बनाए थे बलबन के द्वारा, जिनका नाम था बरीद। तो ये 2 पॉइंट्स तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बरीद कौन थे? बलबन के द्वारा बनाए गए गुप्तचर अधिकारी। अगर पूछे दीवान अर्ज क्या था, तो दीवान अर्ज जो था वो एक सैनिक विभाग था जो बलबन के द्वारा सबसे पहले बनाया गया गुलाम वंश में। तो देखिए सैनिक विभाग मतलब एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया तो बलबन ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले गुलाम वंश में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में, सॉरी कि गुलाम वंश में नहीं, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि मैं कल भी बता रहा इस विषय पे, तो थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस याद रखें। सैनिक विभाग सबसे पहले किसने बनाया? बलबन। सैनिक विभाग का मतलब है प्रॉपर डिपार्टमेंट बना देना। और स्थायी सेना का क्या मतलब है? देखो ध्यान दो, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे बात तो एक ही है, फिर अंतर क्या है? सैनिक विभाग का मतलब है कि एक डिपार्टमेंट बना दिया, ये सैनिक मिलिट्री विभाग। तो दीवान अर्ज तो बनाया किसने? बलबन ने। फिर स्थायी सेना का मतलब क्या है? तो स्थायी सेना रखने वाले पहले शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, वो स्थायी सेना का मतलब क्या है? स्थायी सेना का मतलब ये है कि अगर 1000 बंदे सैनिक के रूप में चुन लिए गए तो वो ही 1000 सैनिक का कार्य करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। समझ रहे हैं? इससे पहले क्या होता था कि किसी को भी सैनिक का कार्य सौंप दिया जाता था। तो स्थायी सेना रखने का मतलब कुछ और है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाने हैं। स्थायी सेना रखने वाले पहले शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आप खिलजी वंश में पढ़ेंगे। और सर्वप्रथम किस शासक ने सबसे पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट अर्थात सैनिक विभाग या फिर उसका नाम दिया गया दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन। दोस्तों वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली अपडेट है वो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।